Dear student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss bacterial photosynthesis. Bacterial photosynthesis में भी हम बेसिकली जो है वो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे डील करेंगे. एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती. तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फोटोसिंथेसिस एनऑक्सीजनिक ही हो. बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को अगर हम क्लासिफाई करें तो यहाँ पे बैक्टीरियल स्पीसीज में दो तरीके के फोटोसिंथेसिस देखने को मिलते हैं. एक होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे आपको ऑक्सीजन इवॉल्व होगी और ये यूजुअली साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है. जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इसके अंदर दोनों फोटोसिस्टम काम करते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. क्योंकि यहाँ पे दोनों फोटोसिस्टम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों ही मिलेंगे. उसके बाद यहाँ पे रेड रॉ फिनोमिना भी आपको देखने को मिलेगा. टू फोटोसिस्टम कंसेप्ट, वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो हायर प्लांट्स में देखने को मिलती हैं, राइट. तो जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है इसको ऑक्सीजनिक क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है वो यहाँ वाटर काम करता है. तो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह जब वाटर काम करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन फाइनली इवॉल्व होगी, O2 इवॉल्व होगी, ठीक है. तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इसमें जो फोटोसिस्टम है, पिगमेंट पैटर्न है, वो सारे यूकैरियोटिक सिस्टम जैसा ही होता है. जो यूकैरियोटिक हमने प्लांट्स में देखा था वैसा ही यहाँ पे देखने को मिलता है. उसी तरीके की फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म है. बहुत ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, इसको हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती. अब जब ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि वहाँ पे वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम नहीं कर रहा है. एग्जैक्टली होता भी ऐसा ही है. जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम नहीं कर रहा, उसकी बजाय कुछ और अदर मॉलिक्यूल यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं, इसीलिए यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम, PS मतलब फोटोसिस्टम, यहाँ पे एक ही फोटोसिस्टम काम करता है. और ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कभी भी एक ही फोटोसिस्टम काम करेगा तो वहाँ पे जो है वो साइक्लिक टाइप का जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वही वहाँ पॉसिबल हो पाएगा. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यूजुअली एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता. एनऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसमें यूजुअली दो तरह की कैटेगरी जो बैक्टीरिया की है वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं. यहाँ पे पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, PPSB शॉर्ट में जिसको हम कहते हैं, एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको हम GPSB भी कहते हैं. अब यहाँ पे एनऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस है इसको हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे और इसमें दोनों जो ग्रुप हम देख रहे हैं पर्पल और ग्रीन सर फोटोसिंथेटिक सर बैक्टीरिया, इन दोनों को आगे डिटेल पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या क्या है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं. अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल यहाँ पे यूजुअली यूज होते हैं, जबकि एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरियल क्लोरोफिल, इसको BCHL से डिनोट किया जाता है, जबकि क्लोरोफिल को CHL से डिनोट किया जाता है. यहाँ पे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करें तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर काम कर रहा है. और चूंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर काम कर रहा है इसीलिए यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व होती है. जबकि एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन, H2S, सल्फर या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ वाटर यूज नहीं हो रहा है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, इसीलिए यहाँ कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है.
दूसरा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक फोटोसिंथेसिस में एटीपी एंड एनएडीपीएच ये मेन लाइट प्रोडक्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों ही टाइप का फोटोफॉस्फोरिलेशन पॉसिबल है। जबकि यहाँ एनऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस है, चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ एनएडीपीएच का सिंथेसिस नहीं होता, उसके बजाय सिर्फ यहाँ एटीपी बनती है। हालांकि कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस के दौरान NADH कुछ स्पीसीज में पाया गया है एटीपी के साथ साथ, बट यूजुअली अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट मेनली जो है वो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में एटीपी ही होता है। कार्बन सोर्स अगर देखें तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में कार्बन सोर्स CO2 है। CO2 वहां पे एक कार्बन डोनर के रूप में काम करती है, जबकि एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में ऑलवेज CO2 हो ये जरूरी नहीं है। CO2 के साथ साथ कभी बहुत सारे केसेज में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कार्बन डोनर के रूप में काम कर सकता है। अगर फोटो सिस्टम एक्टिवेशन की बात करें तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में दोनों ही फोटो सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, जबकि एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब वो कौन सा फोटो सिस्टम है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आगे हम थोड़ा सा डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की तरफ थोड़ा सा मुड़ते हैं, और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो फोटो सिस्टम है, क्योंकि देखिए किसी भी फोटोसिंथेसिस में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है रिएक्शन सेंटर या फोटो सिस्टम, और फोटो सिस्टम का भी मेन जो पार्ट होता है वो होता है रिएक्शन सेंटर, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो एनऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर अगर हम फोटो सिस्टम को देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ फोटो सिस्टम यूकैरियोटिक सिस्टम की तरह PS1 और PS2 इस तरीके से डिनोट नहीं करते। यहाँ पे दो तरीके के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। पहला जो टाइप है वो है फियोफाइटिन क्विनोन टाइप रिएक्शन सेंटर। फियोफाइटिन क्विनोन टाइप रिएक्शन सेंटर जो है, इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है वो फोटो सिस्टम 2 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और ये मैक्सिमम जो एब्जॉर्ब कर रहा है ये 870 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको P870 भी कहते हैं। जैसे बुक्स में इसको इस तरीके से भी डिनोट कर दिया जाता है, P4 पिगमेंट। तो यहाँ पे चूंकि जो फियोफाइटिन क्विनोन टाइप रिएक्शन सेंटर है ये 870 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, और ये सिमिलर टू फोटो सिस्टम 2, जो प्लांट के अंदर जो दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं उसमें फोटो सिस्टम 2 से काफ़ी सिमिलैरिटी ये शो कर रहा है। इसका अगर एग्जांपल देखें तो पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया PPSB में इस तरीके का केस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जो दूसरा रिएक्शन सेंटर है उसको आयरन सल्फर रिएक्शन सेंटर कहते हैं, FES रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर जो है ये 840 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, और 840 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करने के कारण इसको P840 से भी डिनोट किया जाता है। ये जो आयरन सल्फर FES रिएक्शन सेंटर है ये हायर प्लांट्स के फोटो सिस्टम 1 से काफ़ी सिमिलैरिटी शो करता है। ये इस तरीके का जो रिएक्शन सेंटर है वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा जो यूकैरियो जो हम हायर प्लांट के अंदर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 डिस्कस किए थे, वो विजिबल रेंज और विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में होती है, और यहाँ पे ये दोनों ही फोटो सिस्टम जो है वो 840 और 870 पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसका मतलब ये विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बैक्टीरिया, उनके दोनों ही टाइप के रिएक्शन सेंटर इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिए
यहाँ पे जो लाइट है वो इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्ब की जाती है, और इंफ्रारेड रीजन की जो एक वेवलेंथ रेंज है वो 700 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है कि जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है वहाँ पे विजिबल लाइट के अंदर लाइट विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब नहीं की जाती, इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्ब की जाती है। दूसरा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर की बात करें, क्योंकि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, रिएक्शन सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। तो अगर एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हम इलेक्ट्रॉन कैरियर को देखें कि कौन कौन से मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन कैरियर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ मेनली मिलेंगे। उसमें पहला है क्विनॉन और दूसरा है साइटोक्रोम बी-सी कॉम्प्लेक्स। जो क्विनॉन है उसमें भी यहाँ दो तरीके के क्विनॉन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, या तो यूबी क्विनॉन होगा या मैना क्विनॉन पाए जाते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो क्विनॉन हो सकता है और साइटोक्रोम बी-सी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और क्विनॉन में भी कौन कौन से क्विनॉन हो सकते हैं, यूबी क्विनॉन एंड मैना क्विनॉन। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एनऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसमें जो फोटो सिस्टम है वो कितने टाइप के हैं और क्या क्या उनमें थोड़ा सा बेसिक वेरिएशन है। इसके बाद अगर हम एक एक करके दोनों फोटो सिस्टम को थोड़ा सा और डिटेल में देखें, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो स्टडी किया गया है फोटो सिस्टम वो है फोटो सिस्टम 2 या फियोफाइटिन, जो हमारा जो फियोफाइटिन क्विनॉन रिएक्शन सेंटर है उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है। इसकी जो डिस्कवरी है वो 1984 में मिशेल डाइजनहोफर एंड ह्यूबर के द्वारा इसकी 3 डायमेंशनल स्टडी की गई, इसको क्रिस्टलाइज किया गया। और जिस बैक्टीरिया से, या फिर हम ये कहें कि जिस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया था वो था रोडोस्यूडोमोनास वर्डिस, राइट। तो जो रोडोस्यूडोमोनास वर्डिस है ये एक पर्पल बैक्टीरिया है, और इस पर्पल बैक्टीरिया पर्पल जो है इस बैक्टीरिया का जो फोटो सिस्टम 2 से सिमिलैरिटी शो करने वाला जो फोटो सिस्टम है जिसको हम फियोफाइटिन क्विनॉन रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं, इसको सबसे पहले स्टडी किया गया। तो ये कंपटीशन में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि फोटो सिस्टम जो है वो सबसे पहले किस बैक्टीरिया का क्रिस्टलाइज किया गया, रोडोस्यूडोमोनास वर्डिस, जो कि एक पर्पल बैक्टीरिया था। 1984 में हुआ और 1986 में इन वैज्ञानिकों को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी अवार्ड हुआ। अगर हम इस रिएक्शन सेंटर की स्ट्रक्चर को देखें तो फियोफाइटिन क्विनॉन रिएक्शन सेंटर को P870 से भी डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है 870 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर 3 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जिसको H, L और M नाम दिया गया है। H ट्रांसमेम्ब्रेन, L ट्रांसमेम्ब्रेन, M ट्रांसमेम्ब्रेन, ये 3 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम हैं। इसके अलावा 4 बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इस फियोफाइटिन क्विनॉन रिएक्शन सेंटर में। 2 क्विनॉन मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल जो है वहाँ बैक्टीरियोफाइटिन के मिलेंगे, एंड 1 मॉलिक्यूल सी टाइप साइटोक्रोम का पाया जाता है। सी टाइप का जो साइटोक्रोम है इसके अंदर सिंगल सी टाइप साइटोक्रोम मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीम मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर के अंदर की स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट आपको देखने को मिले, 3 तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन H, L, M, 4 बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, राइट, 4 बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। इसके अलावा 2 क्विनॉन, 2 मॉलिक्यूल बैक्टीरियोफाइटिन के देखने को वहां पे मिले, और 1 मॉलिक्यूल सी टाइप साइटोक्रोम का मिला, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर 4 ही मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो ये फियोफाइटिन जो क्विनॉन रिएक्शन सेंटर है उसका एक आर्किटेक्चर कि इस तरीके से वहाँ इनकी जो स्ट्रक्चर सबसे पहले क्रिस्टलाइज हुई थी, तो उस क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट देखे गए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में लाइट रिएक्शन का जो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसको अगर हम देखें,
तो बहुत ही सिंपल सा एक साइक्लिक एक डायग्राम होता है, और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम काम करता है, इसीलिए यहाँ सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यहाँ नहीं पाया जाता। अब होता क्या है कि 870 नैनोमीटर, क्योंकि हम जो फियोफाइटिन क्विनोन रिएक्शन सेंटर है उसकी बात कर रहे हैं, और उसको हम P870 से भी डिनोट करते हैं। तो जब इस पर लाइट पड़ती है, तो जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी तो लाइट के एब्जॉर्प्शन से P870 एक्टिवेशन हायर एनर्जी स्टेज में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेज में ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जो एक्सेप्ट करेगा उस पिगमेंट्स का नाम है बैक्टीरियोफियोफाइटिन। बैक्टीरियोफियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन जाता है क्विनोन के पास, क्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाता है साइटोक्रोम BC1 के पास, साइटोक्रोम BC1 से साइटोक्रोम C2, एंड फाइनली साइटोक्रोम C2 से ये इलेक्ट्रॉन वापस P870 के पास ही आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से सेल के अंदर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है ये अक्रॉस द इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब, क्योंकि यहाँ सेलुलर ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह की स्ट्रक्चर तो पाई नहीं जाती हैं, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप होगा, और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट आगे चल के ATP प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ थ्रू F0 F1 ATP। तो F0 F1 जो ATPase है उसकी सहायता से यहाँ पे इस तरीके से ATP प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो है बड़ी एक सिंपल सा एक साइक्लिक डायग्राम है, और ये जो डायग्राम है ये PS2 मतलब जो फोटो सिस्टम 2 से सिमिलैरिटी शो कर रहा है बैक्टीरियल सिस्टम का रिएक्शन सेंटर, जिसको हम फियोफाइटिन क्विनोन रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं, ये उसका है। और ये केस पाया जाता है पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा अगर हम पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखें, तो पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी दो तरीके के होते हैं, ये हमेशा याद रखना। पर्पल फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं इसमें चाहे वो ये दो तरीके के होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल जो सल्फर बैक्टीरिया और नॉन सल्फर बैक्टीरिया हैं इसमें पिगमेंट का कंपोजिशन और पिगमेंट की लोकेशन ये दोनों में ही सेम पाई जाती है, ये हमेशा याद रखना। पिगमेंट की लोकेशन एंड पिगमेंट कंपोजिशन दोनों ही केस में आपको सेम मिलेगी। और वो क्या है, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मेनली जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं, और इसका जो लोकेशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड क्रोमेटोफोर होते हैं। मैं क्रोमेटोफोर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बातें मैं पिगमेंट सिस्टम में भी कर चुका हूं। जब मैंने पिगमेंट सिस्टम डिस्कस किए थे तो वहाँ पे यूकैरियोटिक सिस्टम में क्लोरोफिल, फाइकोबिलेंस, इनको डिस्कस करने के बाद मैंने बैक्टीरियल सिस्टम में पिगमेंट सिस्टम को भी उस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। वहाँ मैंने क्रोमेटोफोर, क्लोरोसोम, इन सब की बातें कही थी, और मैंने उनकी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा वहाँ आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसका डिटेल आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो लेक्चर को एक्सेस करके उनके बारे में डिटेल फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं उनकी बातें ज़्यादा फिर से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो दो तरीके के होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और इनका पिगमेंट कंपोजिशन एंड पिगमेंट को पाए जाने की जो लोकेशन है वो दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया, चाहे वो पर्पल सल्फर हो चाहे वो पर्पल नॉन सल्फर हो, दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया में कंपोजिशन एंड लोकेशन सेम होती हैं।
इसका मतलब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी पाया जाता है, तो पर्पल नॉन सल्फर में भी बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी ही पाया जाता है, और ये भी सेम लोकेशन पे पाए जाते हैं। इसका मतलब ये भी पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड क्रोमेटोफोर पे ही पाए जाएंगे। लेकिन जब भी कभी वर्ड सल्फर आए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर चेंज हो जाता है, और नॉन सल्फर में इलेक्ट्रॉन डोनर अलग होगा, सल्फर बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन डोनर अलग होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कभी सल्फर अगर वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, राइट। तो यहाँ पे कंप्लीटली जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसकी नेचर कैसी होगी, इनऑर्गेनिक नेचर होगी। जबकि अगर वर्ड जो है उसमें नॉन सल्फर वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर इनऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये एक बहुत ही माइन्यूट बेसिक डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी पर्पल या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में सल्फर शब्द लगा हुआ है, सल्फर टर्म्स आ रही है, नॉन सल्फर नहीं सिर्फ सल्फर, तो इसका मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, अगर सल्फर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डोनर इनऑर्गेनिक नेचर का ही होगा, और अगर वहां पे नॉन सल्फर वर्ड आ रहा है तो वहां इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ साथ ऑर्गेनिक नेचर का इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। इसके अलावा उसकी अगर मेटाबॉलिक नेचर देखा जाए तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है वो फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और ये सल्फर को सेल के इनसाइड द सेल डिपोजिशन करते हैं, राइट। क्योंकि सल्फर नाम आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे इनऑर्गेनिक नेचर का इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इनऑर्गेनिक नेचर के ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं मोस्टली सल्फर कंपाउंड होते हैं, इसीलिए ये जब इस सल्फर कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ये सल्फर को डिपोजिशन कर देते हैं। अब सल्फर को डिपोजिशन या तो ये सेल के बाहर करेंगे या सेल के अंदर करेंगे। कुछ बैक्टीरिया अंदर करते हैं, कुछ बाहर करते हैं। अगर हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में देखें तो सल्फर का डिपोजिशन इनसाइड द सेल पाया जाता है, और इनकी मेटाबॉलिक नेचर फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ होती है। अगर इसमें एग्जाम्पल देखें तो क्रोमेशियम जो है वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। पर्पल नॉन सल्फर जो बैक्टीरिया है इनकी अगर हम मेटाबॉलिक नेचर देखें तो फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखें तो ये रोडोस्यूडोमोनास और रोडोस्पाइरलम, इसमें दो ये बैक्टीरिया के जो हैं वो जीनस आते हैं, आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा अगले फोटो सिस्टम की बात अगर हम करें तो ग्रीन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो फोटो सिस्टम पाया जाता है वो आयरन सल्फर टाइप FeS टाइप का पाया जाता है, और ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब 840 नैनोमीटर पे करता है, इसीलिए इसको P840 से भी डिनोट किया जाता है, ये हमेशा याद रखना। और इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हायर प्लांट के फोटो सिस्टम 1 से सिमिलर मतलब शो करती है, तो PS1, तो हायर प्लांट का जो फोटो सिस्टम 1 है उससे ये काफ़ी सिमिलैरिटी शो करते हैं। इसके अलावा अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पे ये देखा जाए कि जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं इनमें किस टाइप के जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल C एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल A। जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल C है और बैक्टीरियल क्लोरोफिल A है, यहाँ पे एक बड़ा ही एक कंसेप्चुअल डिफरेंस है, और ये यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है स्टूडेंट्स को। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना कि जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनमें लार्ज अमाउंट में तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल C पाया जाता है, जबकि स्मॉल अमाउंट में बैक्टीरियल क्लोरोफिल A पाया जाता है। इसका मतलब इनमें मेन पिगमेंट्स बैक्टीरियल क्लोरोफिल A और बैक्टीरियल क्लोरोफिल C होते हैं, जबकि पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्लोरोफिल A एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल B था। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज क्या पाई जा रही है कि जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल C है ये अमाउंट में ज़्यादा है, और ये कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा नहीं पाया जाता, क्योंकि ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स पाया जाएगा इन पिगमेंट्स के पाए जाने की जो लोकेशन है
वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या क्लोरोसोम है। क्लोरोसोम के बारे में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पिगमेंट की जिस वीडियो लेक्चर में मैंने बात कही थी, डिस्कस किया है, वहाँ उसी वीडियो लेक्चर में मैंने क्लोरोसोम के बारे में और क्रोमेटोसोम के बारे में भी बातें कही हैं। इनके बारे में आप वहाँ से डिस्कस पूरा डिटेल सुन सकते हैं। उसकी लिंक मैं आई बटन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल सी है, ये अमाउंट में ज़्यादा तो पाया जा रहा है, लेकिन ये क्लोरोसोम में पाया जाता है। और ये जो क्लोरोसोम है, ये सिर्फ लाइट को हार्वेस्ट करने का काम करता है। इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन क्लोरोसोम इनिशिएट नहीं करता। जबकि जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है और ये जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। और मैक्सिमम जो ये एब्जॉर्ब करता है, ये 840 नैनोमीटर पे करता है, इसीलिए इसको P840 से भी डिनोट किया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये क्लोरोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसे ये मान लो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इस ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए इस तरीके से इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन इन बैक्टीरिया में एक और चीज़ देखने को मिलती है। इनमें होता क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके जस्ट नीचे इस तरीके से छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है, जो थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे हैं। और इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लोरोसोम। और इन स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्लोरोफिल सी पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल जो क्लोरोसोम है, इनमें क्लोरोफिल सी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो क्लोरोसोम स्ट्रक्चर है, इनका काम होता है लाइट को हार्वेस्ट करना और लाइट को हार्वेस्ट करके रिएक्शन सेंटर पे पहुंचा देना। जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स हैं, वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो लाइट को सीधा एब्जॉर्ब करके फोटोकेमिकल रिएक्शन को डायरेक्टली इनिशिएट कर सकते हैं। तो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में इस तरीके से थोड़ा सा सिचुएशन होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और सी ही पाया जाए। कुछ स्पीसीज ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की ऐसी होती हैं जहां बैक्टीरियल क्लोरोफिल डी और बैक्टीरियल क्लोरोफिल ई भी थोड़ा सा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया जाता है, राइट। अब हम जैसे हमने पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के दो टाइप देखे, वैसे ही ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को भी हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और फिलामेंटस ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पहली चीज तो ये कि पिगमेंट कंपोजिशन दोनों में ही सेम है और पिगमेंट पाए जाने की लोकेशन भी दोनों में यहाँ भी सेम है। अगर हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पिगमेंट्स देखें तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए एंड सी, ये दो क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और फिलामेंटस ग्रीन, इसमें भी बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल सी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब पिगमेंट कंपोजिशन यहाँ पे भी सेम है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में और फिलामेंटस ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में। दूसरा, इनकी लोकेशन भी सेम है। यहाँ पे ये जो पिगमेंट्स हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्लोरोसोम में पाए जाते हैं। यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्लोरोसोम में ये पाए जाते हैं। और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी मैं अभी प्रीवियस स्लाइड में बात कर चुका हूँ। यहाँ जो बेसिक डिफरेंस अब आ रहा है वो इसमें आ रहा है कि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ये एनारोबिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और स्मॉल इन साइज होते हैं। जबकि जो फिलामेंटस ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ये थोड़े से फिलामेंटस होते हैं और ये साइज में कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। यहाँ पे जो फोटो सिस्टम देखने को मिलता है वो आयरन सल्फर टाइप का देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा एक यहाँ पे जो आपको FES टाइप का जो फोटो सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे फियोफाइटिन क्यूनॉन टाइप का रिएक्शन सेंटर देखने को मिलता है,
जो कि फोटो सिस्टम 2 से सिमिलैरिटी शो करता है, जबकि जो आयरन सल्फर टाइप का जो फोटो सिस्टम था ये कौन से फोटो सिस्टम से सिमिलैरिटी शो करता था, फोटो सिस्टम 1 से सिमिलैरिटी शो करता था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, मैंने बताया कि जब भी सल्फर वर्ड आए तो समझ लेना इनऑर्गेनिक नेचर के ही मॉलिक्यूल वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसीलिए यहाँ पे H2H2S सल्फर ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं, जो कि सारे के सारे मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक हैं। अब क्योंकि यहाँ सल्फर वर्ड आ रहा तो इसका मतलब सल्फर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये सल्फर को कहीं ना कहीं डिपोजिट करते होंगे। यहाँ पे सल्फर का डिपोजिशन आउटसाइड द सेल पाया जाता है। इसके अलावा इनकी जो मेटाबॉलिक नेचर है वो फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स होती है, और इनमें अगर एग्जांपल देखें तो क्लोरोबियम जो है जीनस वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। जबकि ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर, देखिए नॉन सल्फर वर्ड आ गया तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल H2S एंड हाइड्रोजन के अलावा लिखा हुआ है। दूसरा इनकी जो नेचर होती है मेटाबॉलिक नेचर, मेटाबॉलिक टाइप, वो फोटो हेटेरोट्रॉप्स होती है, और इसमें अगर हम जीनस देखें तो क्लोरोफ्लेक्सस जो है वो एक इम्पोर्टेंट ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया होता है। तो प्रेजेंट वीडियो लेक्चर में हमने ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस, उसके बाद एनऑक्सीजनिक फोटो सिस्टम में जो रिएक्शन सेंटर है उसके बारे में पढ़ा, फिर उसमें पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उनके फोटो सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू स्टडी की हमने। उसके बाद हमने पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और उनके बीच जो एक कंपैरेटिव डिफरेंस था उसको स्टडी किया। तो बैक्टीरियल सिस्टम के फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए ज़्यादातर चीज़ें हमने वीडियो लेक्चर में कवर की। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो है उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्लियर हुई होंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको यहाँ से बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम बहुत जल्दी जो है रिलीज करेंगे, तो आप वहाँ से ऑब्जेक्टिविटी भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो जो है आपके अप्रोच से, एनालिटिकल अप्रोच से कितना मैच कर रहा है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।